बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं, मरियम नवाज़ सीनियर नायब सदर मुंतखब हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को कोई भी ओहदा नहीं दिया गया और उन्होंने इजलास में सदारत भी नहीं की। आज शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएँ और चौथी बार वो वज़ीर आज़म मुंतखब हों। मेरी ख्वाहिश है कि वो पार्टी के सदर बने और मैं सदारत उनके हवाले कर दूं। और उनका ये भी कहना था, नाम लिए बगैर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद भी की है कि जो इसहाक डार साहब पे तनकीद कर रहे हैं उन्हें पार्टी में हिस्सा रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मुल्क की मजमूई सूरत हाल IMF के हवाले से जो कल इसहाक डार साहब ने बयान दिया है कि वो ये कहते हैं कि IMF ये चाहता है कि पहले पाकिस्तान श्रीलंका बने, बाद में पाकिस्तान को इमदाद दी जाए। अब ये वही इसहाक डार साहब हैं जो पाकिस्तान के बारे में ये बात करते थे कि जो लोग दिवालिया होने की बातें करते हैं ये उनके जहन की इख्तरा है और पाकिस्तान को दिवालियापन की नहज तक लेके जाना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और कल इसहाक डार साहब ने यह बात की कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, यानी पाकिस्तान दिवालिया हो जाए और बाद में उसकी इमदाद की जाए। अब इस मामले के ऊपर जब ये बातें भी खुल के मंजर आम पे आ रही हैं कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान ने जो बजट तजावीज़ दी हैं उन तजावीज़ के अंदर टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया गया। जब टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया गया तो बैरूनी वाजिबात जो हैं वो किस तरीके से अदा किए जाएंगे, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरीके से दूर किए जाएंगे। और नाअहली के हवाले से जो बात आज सेनेट ने तरामीम मंजूर किए हैं इलेक्शन एक्ट में, जिसमें 62(1)(f) और 63(1) की तशरीह की गई है, जिसमें कोई भी सज़ा जो किसी भी अदालत की जानिब से दी गई हो उसमें डिसक्वालिफिकेशन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो वो 5 साल से ज़ायद नहीं हो सकती। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का सियासत में वापस आने का इम्कान किस हद तक रोशन है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब, सबसे पहले तो बात मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, क्या समझते हैं शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल के माइनस होने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यह सर भाई दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। क्या इस सारी पार्टी में शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इसहाक डार साहब, अताउल्लाह तारर साहब, इनके अलावा क्या वफाक में एक भी शख्स और ऐसा नहीं था जिसको आज कोई और अहम ओहदा दिया जाता? मैं शाहिद खाकान अब्बासी की बात तो बाद में करेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब अपनी ज़िंदगी, अपना ख़ानदान, खून, जेलें, सब कुछ इस पार्टी के लिए दे दी। वो आज क्या किसी अहम ओहदे के हकदार नहीं थे? तारक फजल चौधरी, चौधरी तनवीर, आप लंबी लिस्ट लें ना ज़रा, आप गौर करें कितने लोग थे। हमजा शहबाज शरीफ, क्या हमजा शहबाज शरीफ ने जेल नहीं काटी? उनके बारे में यह था कि सीनियर नायब सदर का ओहदा उनके पास होगा, सारा कुछ चल रहा था ना जी। अब आ जाए शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, इनके अलावा पोटोहार से तल्लक रखने वाले और भी बहुत से लोग हैं। इसके अलावा बहुत से लोग बहुत सी जगहों से हैं। भाई, क्या मुस्लिम लीग नून उन चंद चेहरों का नाम था जिन चेहरों को आज ये सामने लेकर आए हैं, या मुस्लिम लीग नून हकीकी तौर पर उन लोगों का नाम है जिन्होंने मुश्किल वक्त में मारे गए? मुझे आज भी याद है, मैं इसलिए आज जिक्र कर रहा हूँ खासकर ख्वाजा साद रफीक साहब का, कि मुशर्रफ दौर में जब लाहौर में कोई नज़र नहीं आ रहा था ना यासर साहब जी जी, तो मुझे वो सड़कों पे शख्स नज़र आया। बिल्कुल, मैंने उसे मार खाते मुझे नज़र आया, उसने लाहौर में कंपेन बनाई, उसे पाकिस्तान में कंपेन बनाई। कहाँ है उनका नाम? बना देंगे उन्हें एक नायब सदर, मैं बताता हूँ ना आपको, बना देंगे नहीं नायब सदर, लेकिन उनका ओहदा तो वो होना चाहिए था जो डिसीजन मेकिंग ओहदा होता। शाहिद खाकान अब्बासी का जुर्म यह है कि वो सच बोलना शुरू हो गया। आप मुंतखब करदा वो वज़ीर आज़म रहे, इसी पे नाराज थे ना वो। और अब मैं आपको ये खबर दे दूँ, शाहिद खाकान अब्बासी आएंगे दोबारा और किसी ठीक चीज़ पे आएंगे, ठीक जगह पे आएंगे। पार्टी में नहीं, पार्टी में आए ना आए, मैंने पार्टी के मतलब तो याद करें, हमारे प्रोग्राम में निकाल के देख लेना हमने क्या कहा था। आपको निगरान सेटअप में दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। और मुफ्ता इस्माइल साहब, भाई किसके, कौन उनकी तारीफ़ें करता था, कौन उनके प्रचार करता था, किसने 2 दफ़ा उन्हें बनाया? इसका मतलब है आपने जो 2 दफ़ा जिस शख्स को वज़ीर या मशीर ख़जाना बनाया, आपकी चॉइस गलत थी,
आपका तयन गलत था, तो इसका मतलब आपकी चॉइस, आपके तयन ने इस पूरी कौम को एक हजान में डाल दिया। फिर आपने एक सरकारी त्यारे पे इसहाक डार को लेकर आए। इसहाक डार साहब ने कौन सा ऐसा जादू यहां पे कर दिया है जिससे आपकी इंडस्ट्री बेहतर हो गई है? आज प्रोड्यूसर साहब अगर कोशिश करते तो इसहाक डार साहब की पहले दिन की, दूसरे दिन की, 7वें दिन की, 19वें दिन की 4 तकरीरें निकालते और यहां दिखाते। मुझे तो याद है, मैंने वो दिन भी याद रखे हुए हैं, मुझे याद है यहाँ तकरीरें दिखाते। वैसे आप क्या कहते हैं? राना साहब प्रोड्यूसर साहब के कंधे पे बार रख रहे हैं, वैसे अवाम ये जानते हैं, बाज़ाहिर जानते हैं। जानते हैं, मैं कह रहा हूँ जानते, लेकिन हम याद आज मियां शहबाज शरीफ साहब को याद कराना चाहते थे, पता नहीं क्यों नहीं। मैं जब मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ यासर, आप फौरी तौर पर बीच में कहते हैं यार ये समझ नहीं आती आपकी। तो ये इसके याद दिलाते ना मुझे बताएं। आज आप कह रहे हैं, आज से पहले आप किसी और को कहते थे हमें डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। आज से पहले आप अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ पे नाम लेते थे। अब आप कहते हैं IMF जो है वो हमें जो है वो श्रीलंका बनाना चाहती है। यही कह रहे हैं इन्होंने। सबसे पहले IMF को धमकी दी, फिर IMF के पांव पकड़े, फिर IMF के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत करने की बात की, और अब फिर से कह दिया कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। हमें समझ नहीं आ रही कि पहला बयान ठीक था, दूसरा ठीक था, तीसरा ठीक था, ये चौथा ठीक है। तो कल फिर आ जाएगा एक बयान, वो होगा। उसके बाद आयशा बादशाह साहब ने कहा जी हमारी तो IMF से बातचीत चल रही है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उल्टे सीधे हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम सींग फंसा के बैठे हुए हैं, हमने तो बहुत खुद को घुमा लिया हुआ है। तो मुझे सीधी सी बात है, घुमाई घूमी तो ये पाकिस्तानी कौम है। मुझे बताएं आपने क्या चीज़ कर दी? कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो आपने पाकिस्तानी अवाम को तोहफा दे दिया। पूरी दुनिया में तेल सस्ता और कल दिन गुजर गया है आपने तेल महंगा, बल्कि उसी रेट पे रखा। हम तो इस उम्मीद पे थे जनाब 50-60 रुपए तेल सस्ता होगा, शायद इलेक्शन की वजह से ये कर ही दे। वो अभी रशिया वाला तेल राना साहब रिफाइन नहीं ना हुआ। रशिया के वो जो इंटरव्यू हैं वो भी लोगों को सुना देना, ज़रा बता दें इन्हें, सुना दें इन्हें, बता दें इन्हें। आपके ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान निकाल के सुना देना। जब रशिया पे आपके साबिक वज़ीर आज़म गए थे तो क्या बात की गई थी, याद है ना आपको? हम तो ऑक्सीजन पे हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ सकते। वेंटिलेटर पे सॉरी, अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब क्या है, जिसका क्रेडिट है उसको देना सीखें। जो नवाज शरीफ का क्रेडिट था नवाज शरीफ को मिलना चाहिए, जो किसी और का क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए अब एक बेहतरी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। यार क्या बेहतरी है, मुझे एक बात है, अगर बेहतरी थी ये इंटर पार्टी इलेक्शन करा देते यार, कोई 25 दिन बाद, 25 दिन होते हैं सदर के पास साइन करने के लिए, करा देते 25 दिन बाद, कहते जनाब बहाल हो गया, सारा कुछ ओके हो गया, तो 25 दिन बाद इंटर पार्टी इलेक्शन करा के कह देते जनाब सदर मियां नवाज शरीफ साहब, ताकि पता लगता पार्लियामेंट की सियासत में आ गए। ताहियात कायद है राना साहब, तो ताहियात वजीर आजम 6-7 बना दो। क्या कह रहे हैं आप यार, इस तरह करें, ताहियात 6-7 वजीर आजम जो है ना वो ले आए इस पाकिस्तान में, उनके साथ लिख दें ताहियात वज़ीर आज़म फ़लाँ, ताहियात वज़ीर आज़म फ़लाँ, ताहियात वज़ीर आज़म फ़लाँ, और एक जनाब आपको एक एक गाड़ी, एक एक घर, एक एक ओहदा दे दिया आपको, जनाब आपको सैलरी भी मिलेगी, आप बस इंजॉय करें और अब अवाम पर रहम खाएं, अवाम को अपनी मर्जी से मुंतही वज़ीर आज़म आने दें, इन सियासतदानों को साइड पे होने दें। ताहियात क्या होता है भाई? ताहियात तो ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और तो ताहियात है ही कोई नहीं। ताहियात आब ज़मज़म भी कभी ताहियात कोई नहीं होता, अल्लाह ताला की एक ज़ात है सिर्फ ताहियात। असर साहब इसके अलावा है कुछ? तो ताहियात सदर, अच्छा चलो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये वो उस मुराद ये है कि जब तक नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं वो तब तक कायदन, जब वो रहलत फरमा जाएंगे फिर उसके बाद कोई अल्लाह उनको लंबी उम्र सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह उनका साया उनकी औलाद पर सदा कायम रखे, मुस्लिम लीग पर कायम रखे, और वो जल्द से जल्द वापस भी आएँ आके, ताकि यहाँ पर आकर वो देखें पाकिस्तान के उन लोगों को जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, यहाँ पर आकर देखें उन लोगों को। जी राना साहब, ये तो नाहिली खत्म है ना, वो सज़ा का क्या बनेगा? वो सवाल तो वहाँ पे, वो तो 10 साल की बात है ना। कौन सी सज़ा की बात कर रहे हैं? सज़ा तो ये कौम भुगत रही है यार, क्या बात कर रहे हैं आप? उनके घर जाती उम्र रेड पड़ी है उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके सामान को पकड़ा है किसी ने, उनके साथ जाने वाले मुआलिज को पूछा किसी ने? आप भी बादशाहों वाली बात करते हैं। नहीं तो और क्या करूं मैं? आप 10 साल की कह रहे हैं, और कौन सी 10 साल की बादशाहों वाली बात करते हैं? अब आप कहते हैं कि वजीर आजम को पकड़ लें साहब, ऐसी तो कानून तो फिर सबके लिए होता है, क्या कानून नहीं है? मैंने नहीं ये बात की, ये वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है,
आज भी कहा है, हमेशा कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, किसी को माफी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए माफी। हम भी कहते हैं किसी को माफी नहीं मिलनी चाहिए। जितना मर्जी कोई ताकतवर हो, वजीर आजम हो, साबिक वजीर आजम हो, मौजूदा हो, आने वाला हो, नहीं मिलनी चाहिए माफी अगर उसने जुर्म किया। तो यह क्या बात हुई? सजा सजा सजा, यार सजा सजा हम शोर डालते रहते हैं, 10 साल कैद 10 साल कैद। कौन सी कैद? और कैद तो देखो यार चौधरी परवेज लाइफ साहब की बेचारे की, जिनकी बीवी कभी सामने नहीं आई थी, बहन हमारी सामने आ गई। वो कहते हैं वो डॉक्टर ही तब्दील कर दिया, मोहन सिलाई साहब डॉक्टर मुअत्तल कर दिया, डिसमिस कर दिया, सब कुछ हो गया है। जिसने मेडिकल चेकअप का रिकॉर्ड मांगा है कि आपका मरीज आया हुआ है, मेडिकल चेकअप देते हैं, उस डॉक्टर को तब्दील कर। तो फिर मुझे बताएं ना, मैं आज एक सरकारी अफसर को फ़ोन कर रहा था, बड़ी मज़े वाली बात था, उसे 3 फ़ोनों पे फ़ोन नहीं उठा। अच्छा मुझे काम कोई नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था। फिर आपने फ़ोन क्यों किया? मैंने फ़ोन किया उससे आज के एक प्रोग्राम के हवाले से एक चीज़ पूछने के लिए। आज मुझे पता चला कि अच्छा, वैसे आपस की बात है राणा साहब, आजकल इंफॉर्मेशन मिल जाती? नहीं, मैं सुनने से ही ना, खबर ऐसी थी ना। मुझे आज पता चला कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे दफ्तर के, उनके वालिद साहब को ना दुकान से उठा के पुलिस ले गई। हाँ, अच्छा। मैंने पूछा उससे क्यों लेके गई? उसने कहा जनाब वो कहते हैं कि दुकान के बाहर चौकीदार रखें। मैं कहा अच्छा जी, दुकान के बाहर चौकीदार रखें। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पता चला कोई 400-500 मुख्तलिफ जगहों मार्केटों से लोगों को उठा के मुख्तलिफ थानों में ले गए। अच्छा। मैंने उस सरकारी अफसर से पूछना था, जनाबे वाला, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जीने के लिए दवाई नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इस माहौल में जब सुबह आप दुकान पे जाते हैं, रात को कोई गाहक आ जाए तो आप कहते हैं आज ईद हो गई, तो वो सिक्योरिटी गार्ड 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का कहाँ से रखे? फिर अगर सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो आपकी पुलिस की क्या ड्यूटी है, तो आपके अदारों की क्या ड्यूटी है? फिर पता क्या हुआ? ये तो वही हो गया राणा साहब, जागते रहना, साढ़े दिन रहना। हाँ, फिर उन्होंने किया क्या है। मैं आपको मजे वाली बात बताता हूँ ना, उस सरकारी अफसर ने मेरी बात ना, फ़ोन तो नहीं सुना लेकिन मैसेज कर दिया मुझे कि कोई काम है तो मुझे बता दें। मैं कहा जी काम कोई नहीं, ये मौक़िफ़ दे दे। अभी तक मैंने मैसेज किया हुआ, मौक़िफ़ नहीं आया। मैं तो ये चाहूँगा कि चूँकि IG साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और इस वक्त DIG लाहौर भी इमरान किशोर साहब को मैं जानता हूँ ज़ाती हैसियत से, वो बहुत अच्छे आदमी है, डेड ऑनेस्ट है। मैं इन दोनों से पूछना चाहूँगा जनाब, आपके पुलिस वाले लिखवा रहे हैं लोगों से कि आप यहाँ पे स्टाम्प पे लिख के दें कि अगर डकैती हो गई तो पुलिस जिम्मेदार नहीं होगी, नहीं तो आप सिक्योरिटी गार्ड रखें। पुलिस को किस लिए रखा आपने? पुलिस की भर्ती किस लिए की आपने? ये समझा देना। यानी इसका मतलब ये कि सोसाइटीज के अंदर हर गली में एक चेक एंड बैलेंस के लिए दरवाजा लगा दिया जाए और दरवाजे के बाहर चौकीदार बैठा दिया। अभी दुकानें हैं, उसके बाद हर घर वाले को कहेंगे भाई अपने घर के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाओ, फिर बंद करते हैं इन सरकारी महकमों को, इन पुलिस एहलकारों को खत्म करें। वाकई बुनियादी तौर पे ये बात क्यों उठाया गया कि आपने चौकीदार क्यों नहीं रखा? जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि चलें, मैं आपको बाकी थाने तो बाद में, थाना लीडर रोड ले लें, पूछ लें अभी फोन करके पता कर लें क्या तमाम ताजरों से ये स्टाम्प नहीं लिखवाए गए। मैं बाकी जगहों पे भी आपको बताता हूं ये हो रहा है। मुझे तो हैरान, देखें मैं कह रहा हूं, मुझे बड़ी हैरान की है कि इस वक्त में जब प्रोफेशनल लोग जिम्मेदारी पे हों, जिन्हें एक एक चीज का इल्म हो, उसके बावजूद ऐसा हो रहा हो, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? फिर आप कहते हैं सजा 10 साल, कौन सी सजा? और सजा इस कौम को मिल रही है यासिर साहब, सजा आम आदमी को मिल रही है। आप बड़े शहरों के अंदर डॉल्फिन पुलिस रख लें, क्विक रिस्पांस फोर्स रख लें, आपकी अपनी पुलिस मौजूद हो, उसके अलावा दीगर पुलिस मौजूद हो, और उसके बाद आप सेफ सिटी कैमरे के साथ मुल्क को चलाना चाहें, और फिर आप दूसरे के ऊपर इस तरह कदगन लगाएं कि आपने चौकीदार नहीं रखा हो। अभी ये बात है, अगली बात भी सुन लें। अभी ये ईद आ गई है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है शाहपुर कांजरा। हाँ जी, वो मैंने आजकल सुना है कि वो जानवर के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात भाई हो गया, लग गया, जानवर के ऊपर भी टैक्स लगा गया। अंदर जाने वाले इंसान भी तो जानवर ही हो गया ना, जो हमारा हाल जो हो गया वही हो गया ना, तो वो लग गया वहाँ पे। मुझे किसी ने कहा कि यार जाके देखो राना अज़ीम, आप लोग बातें करते हैं टीवी पे, इतनी जाके देख। मैं गया, भाईजान गाड़ी की जा रही है, इतनी फीस है, दे दी, मेरे पास पर्ची है, आगे की फिर फीस दे दी, फिर आगे की फिर फीस दे दी। फिर वहां पर जो इनकी सरकारी अमला है, जिसका जो सरकारी वहां पे दफातर बने हुए हैं, और भाईजान वो तो अमेरिका में बैठे हैं, उनको नैब क्यों नहीं बढ़ती? उनको एंटी करप्शन क्यों नहीं बढ़ती? मोहसिन नकवी साहब, आप बड़े भाइयों की तरह हैं, आप देखें तो सही जाके
एक दिन आपसे ज़्यादा तो वाकफ कोई नहीं है इन कामों का, क्योंकि आपने एक प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग की है। आप जाके कभी शाहपुर कांजरा अचानक चले जाएं, जाके देखें कि आपने क्या सहूलत दी और आपके साथ कर क्या ये रहे हैं। ये आलम हुआ है यासिर साहब। आप यहाँ पे आप यहाँ पे एक अलार्म लगाते जा रहे हैं जो वो 10 साल वज़ीर आज़म, और यहाँ पे आम आदमी के लिए सिर्फ कानून है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। कानून है राना असीम के लिए, कानून है यासिर रशीद के लिए, आम आदमी के लिए कानून है, किसी के लिए और कानून शनून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे सज़ा मिल रही है ना, ये 10 साल की सज़ा, ये 10 साल की सज़ा हम काट रहे हैं। एक पाकिस्तान की वो कौम आवाम काट रही है जो गुर्बत में पिसती जा रही है। वो लोग काट रहे हैं जिसको 3 वक्त की रोटी मिलती थी अब 1 वक्त की मिलती है। वो लोग काट रहे हैं जिनके बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं क्योंकि फीसों के पैसे नहीं हैं।